आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से रेड लाइन। अब बजट खुदा खुदा करके प्रेजेंट हो गया और अब उसके पास होने का अमल जो है आप देख रहे हैं। इस दौरान बड़े हंगामे हुए। हम अपने दोस्त रिपोर्टर से इसका एक व्यू आपको लेके देंगे और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से इस बजट को पेश करके क्या कोई बहुत बड़ा कारनामा किया गया है। जो 10 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग आबाद हैं, जो लोग हुकूमत से नौकरी की तलब नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई और दूसरे मामलात की चक्की में पिस रहे हैं, उसके लिए, इस तबके के लिए इस बजट के अंदर क्या है, इसके ऊपर हम अली परवेज़ मलिक साहब से बात करेंगे जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़जाना। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक और धमाके की भी बात करेंगे। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स की ऑडियो लीक हो गई। ये ऑडियो लीक कैसे हो गई, किसने कर दी, इसके ऊपर किस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट के लिए कितनी शर्मिंदगी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे खेल रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बजट को वो कवर करें। शकील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब जी, ये बताइएगा कि माहौल हमने देखा सब झलकियों में, आपने तो उसको वाज़ेह अंदाज से देखा वहाँ पे क्या हो रहा था, तो क्या नारे लग रहे थे वहाँ पे, क्या तूफ़ान बदतमीज़ी था? देखिए तले साहब, बजट एक बड़ा इवेंट होता है, लेकिन हमने देखा है कि रवायती तौर पर एक मैस ही क्रिएट होता है, कोई डिसिप्लिन हमें देखने में नज़र नहीं आता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी के अरकान बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लोग भी नाराज़ ही खींचे खींचे नज़र आए हुकूमत से। पीपल्स पार्टी ने अपनी मीटिंग की अलग से, उन्होंने भी कहा कि हम बाइकाट करेंगे क्योंकि हमसे मुशावरत नहीं की, हमारे मुतालबात, हमारे नुकात बजट के अंदर शामिल नहीं किए गए। और दूसरी जानिब जो PTI और उनके इत्तेहादी लोग थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि बजट की डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज़ात, वो उनसे शेयर नहीं की गई, PDF फॉर्मेट में नहीं शेयर की गई, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। तो एक लेकिन हमने तो देखा शकील कदा कलामी वो तो बजट की कॉपियों से डेस्क पे जा रहे थे, तो वो कॉपियाँ कहाँ से आई थी? जी, वो ताख़ीर से फराम की गई, उनका ये मौक़िफ़ था और उन्होंने वो फाड़ कर वहाँ पे फेंकी भी और उसके बाद नारेबाजी की, चोर चोर के नारे भी लगाए। बजट स्पीच के दौरान काफ़ी हंगामा आराई की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा समझाने की कोशिश की, बाद में वो मना के भी ले आए पीपल्स पार्टी के लोगों को, लेकिन PTI के लोग जो थे उनके हमायती, वो मुसलसल एहतजाज करते रहे। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो तो बड़ी यकसुई के साथ तकरीर फरमा रहे थे, तो क्या वो जो कानों में उन्होंने लगाए हुए थे साउंड को रेगुलेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट, उनकी वजह से था या क्या? देखिए, उनका ताल्लुक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन से नारे लग रहे हैं या उनके लिए कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो एक टेक्नोक्रेट है टिपिकल। उन्होंने जो तकरीर अपनी लिखी हुई थी, जो नुकात लिखे हुए थे, वो बड़े आराम से पढ़ते रहे। जो उन्होंने कान में लगाया हुआ था माइक्रोफोन, उसके ज़रिए उनको जो है वो इतना ज़्यादा शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उनको इग्नोर ही किया। बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने अपने बजट के जो नुकात पेश किए और बजट का मजमूई तौर पर खसारा ही था, लेकिन हुकूमत को इस साइड पे भी खसारे का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि ये बड़े स्मूथली बजट पेश हो सकता था। लेकिन हमने देखा ये हुकूमत की तरफ से भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। अपोजिशन को तो वैसे ही मौका मिल रहा था कि वो नारे लगाते, वो बजट की कापियाँ फाड़ के। लेकिन एक शकील ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद हंगामा बढ़ सकता था, वो घेराव कर सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने आ सकते थे, वैसा नहीं हुआ। एक जगह पर वो खड़े रहे और नारेबाजी करते रहे, ऐसे ही हुआ ना? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग हैं वो शायद उनमें अब इतना ज़्यादा गम गुस्सा नहीं है। उनको एक बहाना चाहिए था जिसका उनका मकसद ये था किसी न किसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करें। तो उन्होंने बहाना यही ढूंढा कि हमें बजट डॉक्यूमेंट्स नहीं दी गई, हमें बर वक्त आगाह नहीं किया गया, डिले से चीज़ें फ़राम की गई हैं। तो जो उनको चीज़ें फ़राम की गई उनका भी उन्होंने उनको फाड़ कर फेंक दिया, लहराया वहाँ पे और नारेबाजी की। तो इसी तरह ये माहौल चलता रहा। पूरा जो बजट सेशन है और तकरीर जो बजट की थी वो जब इख्तिताम पजीर हुई, उसके बाद सेनेट में ये मामला चला गया। तो मजमूई तौर पर माहौल ऐसा ही रहा। आज कोई बेहंगम किस्म का था, स्मूथली तरीके से प्रोसीडिंग नहीं हुई, ताख़ीर से बजट स्पीच शुरू हुई क्योंकि कैबिनेट मीटिंग काफ़ी तवील चली। कुछ मैयज़ लेने थे रिलीफ के और इसके अलावा टैक्सेस लगाने थे, तो काफ़ी डिबेट हुई। और उसके बाद जब माहौल शुरू हुआ कौमी असम्बली का, तो उसमें यही सूरत हाल सामने आई कि अपोजिशन नारे लगाती रही। पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया कथा कलामी, पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स वैसे ठीक खेले। पहले हमें पता चला कि वो बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमने एक दो जगह पर टिकर देखे जिसमें पता चला कि उन्होंने सोचा है कि हमने शिरकत नहीं करनी, फिर उसके बाद उनको मनाने का बंदोबस्त किया गया, फिर वो मना लिए गए। तो वो ज़रा बताइएगा कि ये सारी जो कशमकश थी ये क्या थी?
देखें तलत साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा डुबियस किस्म का रोल है और इसको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं पीटीआई के लोग और अपोजिशन के दीगर अरकान। अभी कल ही इलेक्शन हुआ है सेनेट की फाइनेंस कमेटी का, उसमें पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन। वहाँ पे भी यही सिचुएशन सीन क्रिएट हुआ था। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आए, वो ये बताए कि वो अपोजिशन में है या हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई को तो ये कहते हैं कि हमारा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, हम तो एक उनके साथ वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने अहम ओहदे भी लिए हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप भी ली हुई है। आज उन्होंने अलग से इजलास भी किया और उन्होंने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जी हमारी बजट तजावीज़, हमारी प्रपोजल शामिल नहीं की गई, हमसे मुशावरत नहीं की बजट के हवाले से। लेकिन तो क्या आपसे या सहाफ़ियों से उन्होंने कुछ शेयर किया कि उनकी क्या तजावीज़ थी जो उन्होंने शामिल करने का उनको इम्कान नज़र आया और शामिल नहीं हुई? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो रवायती तौर पर यही मौक़िफ़ रहा है कि नौकरियां बढ़ाई जाएं और जो तरक्याती मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर सिंध कार्ड खेला जाता है कि सिंध के अंदर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएं। अभी भी उनका यही मौक़िफ़ था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP उसके अंदर जो है उनका शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि हमारे पास फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सूबों का बोझ उठा सकें। अगरचे अभी भी उन्होंने प्रोविंशियल नौयत के बहुत सारे मंसूबे शामिल किए हैं PSDP के अंदर, लेकिन जो उनकी इत्तेहादी जमात है वो अभी भी नाराज़ है, तो उसका उन्होंने आज इजहार किया। लेकिन अब बजट आगे अप्रूवल का प्रोसेस होगा, स्टैंडिंग कमेटी में भी आएगा, इसकी अप्रूवल भी होना है, तो आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि कुछ हंगामा राई होगी। पीपल्स पार्टी एक बार्गेनिंग पोजीशन पे आएगी जिसकी वो मास्टर है। पहले भी आपने हुकूमत के लिए ज़रा एम्बैरेसिंग भी था ये, कंसिडरिंग कि बजट इज़ द बिग थिंग। मतलब ये कि इसके बाद आपने सारा फाइनेंस का फ्रेमवर्क तैयार करना है, IMF के साथ आपने नेगोशिएट करना है, आपने इसके ज़रिए लोगों को ये एक तसव्वुर फराहम करना है कि हम आपकी फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, आपने टैक्स इकट्ठा करना है, आपने हज़ार चीज़ें करनी है। तो ये एक मेगा इवेंट था। तो मेगा इवेंट के ऊपर उनके जो इत्तेहादी हैं उनके नाज नखरे, तो हुकूमत भी नालां तो होगी। ज़ाहिर है हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि IMF से बेल आउट पैकेज लेना है और उसकी सख्त शराइत का सामना है। हुकूमत के लिए दोनों तरफ एक आप देखें कि मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, अवाम को रिलीफ देना है, IMF के कड़ी शराइत पूरी करनी है, कड़वी गोलियाँ निकलनी हैं, वो सारे मैयज़ ले लिए गए हैं। अब आगे जो अप्रूवल का प्रोसेस होगा ईद के बाद बजट का, उसमें उम्मीद ये है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को और इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलेगी, उनके कुछ मुतालबात मान लिया जाएंगे। आप देखें कि PSDP के अंदर भी यही हुआ, बहुत सारा कट लगा दिया गया। तालीम के शोबे का बजट 83 अरब से कम करके 32 अरब किया गया, फिर अचानक रातों रात उसको 93 बिलियन कर दिया गया। तो ये जो बजट पेश किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि स्मूथ इसकी प्रिपरेशन हुई है या तैयारी हुई है। हुकूमत ने डे टू डे बेस के ऊपर इसके अंदर बहुत सारी इसके अंदर चेंजेस की हैं। IMF को भी नाराज़ नहीं करना, इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलना है, रिलीफ भी देना है। तो ये जो बजट है, इसकी जो तैयारी हम मॉनिटर कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, हमने देखा है कि हुकूमत की कोई लॉन्ग टर्म या स्टेबल पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई। हुकूमत जैसे कहते हैं ना, डंग टपाओ प्रोग्राम के तहत चलती रही है। उसने अगर मुतालबा किया तो उसको रिलीफ अगले बड़े इन्होंने शकील डंग टपाने हैं। अभी तो प्रिपरेशन के अंदर इस किस्म के मामलात, प्रेजेंटेशन के अंदर इस किस्म के मामलात, तो जब अप्रूवल आएगी तो वहाँ तो हर शिक के ऊपर आपको निगोशिएट करना होगा। और जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी बिलखुसूस प्राइवेटाइजेशन जैसे मामलात के ऊपर तो उन्होंने कड़ा स्टैंड लिया हुआ है, रिलीफ पर कड़ा स्टैंड लिया हुआ है। सो विल सी हाउ दैट गोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास नाज़रीन ब्रेक के बाद अली परवेज़ मलिक साहब होंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना। आइए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ, जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ज़ाना। अली साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मुबारक हो कि आपने एक मरहला पार कर लिया, कम अज़ कम बजट की स्पीच तो होगी जैसे तैसी भी हुई। पीपल्स पार्टी के आप बारे में बताइएगा कि एतराज़ात क्या रहे और वो क्या डिमांड, तवक्को क्या कर रहे थे आपसे, जिसकी वजह से कोई नाराज़गी की खबरें चली? देखें, गुजारिश इस तरह से तलत साहब के शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म वक्त हैं, वो बिल्कुल अपने जो कोalition पार्टनर्स और इत्तेहादी जमातें हैं उनको अपने साथ हर मरहले के ऊपर साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस सारे के सारी एक्सरसाइज के अंदर अपने सारे इत्तेहादियों के साथ एक भरपूर कंसल्टेशन का एक एक्सरसाइज भी जारी रखी। और इसके साथ साथ जो अपनी माशी टीम है उसको भी ये ख़ास तौर पर हिदायत दी कि आपने उनके साथ किए हुए सारे वादे जो हैं उनको बजटरी फ्रेमवर्क के अंदर जिस हद तक लेकिन वो तो अकोमोडेट भी करना। पंजाब में उनके पार्टी के रहनुमाओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि हमसे तो कोई पता ही नहीं हमें कि बजट के अंदर क्या हो रहा है, हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। और आज भी नाराज़गी की हमें बताया गया कि एक वजह यह भी थी, बाद में मना लिए गए। तो आपने उनको कंसल्ट नहीं किया, वो तो बार बार हमें यही बता रहे हैं।
देखें, मैं सिर्फ देखें पोस्चरिंग जो मर्जी हो, जो वफाक के अंदर जो कंसल्टेशन हुई है उनके हकायक मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हमें ये बिल्कुल हिदायत थी कि सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। तो जब आप जानते हैं बजटरी फ्रेमवर्क जब अपना कंप्लीट और शक्ल इख्तियार कर रहा था, तो उस वक्त सरदार एयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस के अंदर जब वज़ीर आज़म साहब चाइना के दौरे पर थे, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने जूम के ऊपर और मैंने वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी FPR चेयरमैन के साथ बैठ के स्पीकर साहब के चेंबर के अंदर जो पीपल्स पार्टी का वफद था, जिसके अंदर सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, नवीद कमर साहब, उनके साथ कई बैठकें लगाई और उसके बाद उनको सारी की सारी जो रेवेन्यू मेजर्स और सारी की सारी जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके बारे में ब्रीफ भी किया। उसके बाद जब वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तशरीफ़ भी ले आए थे, तो उसके बाद भी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता खुद बैठ के भी उनको भरपूर ब्रीफिंग्स दी हैं, और मुझे तो जहाँ तक पता है उनका कॉन्फिडेंस भी इस सारी की सारी एक्सरसाइज में हमारे साथ था। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, उसका मतन, उसके अंदर तमाम प्लान, उसके अहदाफ, वो सब के सब पीपल्स पार्टी से शेयर हो चुके हैं, और आर दे ऑन बोर्ड नाउ, क्योंकि आपने पास भी करवाना है ना बजट? जी बिल्कुल, मैं तो आपसे बिल्कुल बता रहा हूं कि जी हमारी जो कंसल्टेशंस और बैठक्स उनके साथ हुई हैं, उसके बाद जो उनकी टीम थे उसने अपनी भरपूर हिमायत का वहां पे हमें यकीन दिलाया। और आज जो भी इरिटेंट डेवलप हुआ, मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और उनके बाकी साथी बाद में जब बजट स्पीच हो रही थी तो ऐवान के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए अपनी भरपूर सपोर्ट और अपनी वोट का हमें साथ हमारे वो इस एक्सरसाइज में आगे लेके चलेंगे। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा निजकारी का भी है। मैं कथा कलामी हो रही है क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, तो निजकारी के ऊपर उनकी टॉप मोस्ट क़यादत की तरफ से भी एतराज़ात आ चुके हैं। आपने अपनी प्लानिंग के अंदर, बजट स्पीच के अंदर भी उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो निजकारी तो होनी ही है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये फरमा चुके हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी नहीं है, सबको हमने प्राइवेटाइज करना है। तो पीपल्स पार्टी इस पर भी ऑन बोर्ड है? जी देखें, बिल्कुल, ये तो आपके सामने फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर PIA की प्राइवेटाइजेशन और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स भी बिल्कुल वहाँ पे मुकर्रर हो चुके हैं, और ये एक्सरसाइज भरपूर स्पीड के साथ आगे चल रही है। और इसके लिए तलत साहब, इस चीज़ का भी आप इन सारे दोस्तों को बड़ी अच्छी तरह इदराक है कि जो अगर हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन टाइमली कर ली होती तो शायद वो 650 अरब का जो खसारा आज हमें उठा के PIA की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए होल्डको के अंदर पार्क करना पड़ रहा है, तो शायद उस नुकसान को हमने बचा लिया होता और वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर यहाँ पे स्कूल अस्पताल बनाने के अंदर सर्फ हो चुका होता। तो इन सारे के सारे माशी जो अहदाफ हैं और सारे के सारे प्लान्स बिल्कुल सारे इत्तेहादियों के साथ शेयर्ड हैं, और वो फुली ऑन बोर्ड हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला एज ये बजटरी एक्सरसाइज मूव्स फॉरवर्ड तो अपनी भरपूर इंशाल्लाह ताला एक्सप्रेसिट अंदाज के अंदर भी आगे इजहार करेंगे। अच्छा, इसमें बजट में दूसरे मामलात की तरह और हर साल की तरह आपने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन का हदफ है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन का हदफ है, जिसके अंदर बैरूनी इन्वेस्टमेंट का हदफ है, उन अहदाफ का अगर हम आपकी हुकूमत का एक साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो इकनॉमिक सर्वे के अंदर जो नज़र आया, उस इकनॉमिक सर्वे के अंदर तो आपने मासवे 3-4 जगहों पर कोई हदफ आपका पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर आपके अहदाफ जो हैं वो लड़खड़ाते हुए नज़र आए। तो ये जो अब आपने बजट की डॉक्यूमेंट बनाई है, इसके अंदर ये आपके गेस्टिमेट्स हैं, आपके एस्टिमेट्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, या ये वो फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको यकीन है कि ये सही फिगर हैं? देखें तलत साहब, गुजारिश ये है कि हर चीज़ को मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव में देखा जाए, उसका पस मंज़र सामने रखा जाए, तो फिर चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा, हमने किसी जगह पे ये क्लेम नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। हमने सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर इत्तेमाद का इजहार किया है, और जिसके ऊपर बल्कि सारी दुनिया ने इत्तेमाद का इजहार किया है कि वो जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, उसके ऊपर दुनिया उसके ऊपर इत्तेमाद रखती है। उसकी झलक आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट है उसमें भी नजर आती है, करेंसी की स्टेबिलिटी में भी नजर आती है, आपको जो आपके यहाँ पे महंगाई के अंदर कमी है उसके अंदर भी नजर आती है, और जो बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो वफद
चाइना से आते हुए नज़र आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हुए नज़र आते हैं, कतर से आते हुए नज़र आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान का इजहार करते हैं। तो काइंडली डू अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि जहाँ पे हम खड़े थे उससे कहीं बेहतर हैं और माशी तौर पे कम से कम कोई इस्तेकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर जहाँ पे यहाँ पे चंद लोग जो अपने आप को रियासत से बढ़ के समझते हैं और उन्होंने जहरीली सियासत हमारे माशरे में इंजेक्ट की है, उस माहौल के अंदर हमने उसके बावजूद भी FBR ने 30% से अपनी ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर दिखाई है। और इंशाल्लाह ताला आज कोई इस्तेहकाम के कोई ये जो आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी जड़ पकड़ती हुई नजर आती है। इस बजट के अंदर जो हमारा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे पहले हम इस इस्तेहकाम को एंकर और परमानेंस दें। अगर खुदा ना खास्ता उसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना सियासत की नज़र, उसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना मईशत की मैनेजमेंट की नज़र इस सारी चीज़ को किया तो हमें सिर्फ खदशा ये कि खुदा ना खास्ता हम उसी जगह के ऊपर महीनों में ना पहुंच जाएं जो साल पहले खड़े हुए थे। आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया तो लोएस्ट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी। वफूद का आना और जाना तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना जी। हमने बंदे तो नहीं इन्वेस्ट करने ना कि आप सऊदी अरब कितने बंदे लेके गए। हमने तो देखना है कि सऊदी अरब से पैसे कितने आए, UAE से पैसे कितने आए, चाइना से पैसे कितने आए। सो फ्रैंकली जो आपका एंथुजियाज्म है मुझे समझ आती है कि ज़रा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो कोई बहुत शेकी ग्राउंड पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो पिछले 15 सालों के अंदर 20 साल के अंदर 13 से 15% के दरमियान है और ये खित्ते के अंदर सबसे कम है। पर जो मैंने आपसे बात कर रहा था वो ये था कि पहली पर प्रायोरिटी है कि इस जो निज़ाम को आपने एंकर करके स्टेबिलिटी देनी है। उसके बाद जो दूसरा पहलू जो बजट के ज़रिए आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इस्लाहात, एक होम ग्रोन इस्लाहात का प्रोग्राम आप आगे लेके आए हैं जिसके चंद असूल मैं आपके सामने रखूंगा और वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर फीड करता है मैं आपको उसके ऊपर कंक्लूड कर दूंगा। देखें आज जो बजटरी एक्सरसाइज हुई है उसके अंदर चंद असूल शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर बड़े क्लियरली तय कर लिए गए हैं। वो ये है कि आपने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को पीनलाइज भी करना है और उनके खिलाफ डिजिटाइजेशन के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए उनको टैक्सेशन की फोल्ड में भी लेके आना है। दूसरी चीज जो आपने उस टैक्सेशन की एक्सरसाइज में तय की है वो ये है कि आपने वल्नरेबल सेगमेंट्स को भरपूर अंदाज के अंदर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, जिसके अंदर आप जानते हैं सैलरीज के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया गया, बेर छोटी मोटी वहां पे एडजस्टमेंट्स की गई हैं। और जो टॉप स्लैब थी जिसकी वजह से हम टैलेंट को ब्लीड कर रहे थे और लोग इमिग्रेट कर रहे थे, उसके अंदर हालांकि बड़े गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी नजर आई। बड़े बड़े लोगों ने बात की कि 45-50% पे जा रहा है, उसको वहीं पे कायम रखा है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज की गई है, तीसरी चीज की गई है वो ये है कि वल्नरेबल सेगमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। BISP की रिकॉर्ड आपकी उसके ऊपर आपने एलोकेशन की है। इसके अलावा बिजली की जो कीमत है, जो पहले वो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज जो 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं उनके लिए आपने बिजली का यूनिट फिक्स किया है 15-16 रुपए की कीमत के ऊपर। तो इन सारी चीजों का और ये एक और बल्कि जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है कि आप प्रोडक्टिव यूज के अंदर पैसे को लाएं। ब्लैक इकोनॉमी जो पार्किंग लॉट्स बने उनसे पैसे निकाल के आप अपनी फॉर्मल इकोनॉमी में लाएं। तो अब मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगर हमने फॉर्मल इकोनॉमी के लिए किसको इंसेंटिव दिया है, किसको कहा है आपने फॉर्मल इकोनॉमी मैं पहले पिछला सवाल का जवाब तो ले लेना सर। तो अब गुजारिश ये है कि जब आप फॉर्मल इकोनॉमी का शेयर बढ़ाएंगे, जब आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे देंगे उन लोगों के ऊपर जो नॉन फाइलर्स हैं, सर नॉन फाइलर्स के लिए नॉन फाइलर हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, दैट्स अ सेपरेट बास्केट ऑल टुगेदर। अच्छा नॉन फाइलर क्या होते हैं जी? नॉन फाइलर है ना जी, वो आपको नहीं, नॉन फाइलर आपका रजिस्टर्ड फाइलर होता है वो मैं आपको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बताता हूँ, जो स्मगलिंग से रिलेटेड है, जो टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो टोबैको से रिलेटेड है, जो रियल एस्टेट अंडरस्टेटेड है, जो गोल्ड स्मगलिंग होके आती है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है जो डॉलर के गिर्द घूमती है। दलत साहब गुजारिश ये है कि नॉन फाइलर वो शख्स होता है, आपका जोर नॉन फाइलर पे चलता है ना जी, आपको पता है उसका आईडी कार्ड लगा हुआ है। अब जो गोल्ड स्मगलर है
उसके ऊपर आप हाथ नहीं डालते हैं। आप अगर मौका देंगे तो मैं एक सवाल का जवाब देकर दूसरे पे आ जाता हूं। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट रेट की कमी की बात की। मैंने आपसे कहा जो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं इनसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा के आपके बैंकिंग सेक्टर एंड जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसके अंदर सेविंग्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले जो चीज़ दरकार होती है वो सेविंग्स होती है। तो जब तक अगर सेविंग्स नहीं होंगी या बाहर से पैसा नहीं आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट रेट को पुश नहीं कर सकते। एंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दैट इज द बेन ऑफ आवर इकोनॉमी, पर उसको पुश करने के लिए वसाइल भी तो मुहैया करने हैं ना। तो जो आपने ये सारे इकदाम लिए हैं इससे आप फॉर्मल इकोनॉमी की सेविंग्स बढ़ाएंगे और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाने की तरफ जाएंगे। अब आप आ जाएं कि आपने किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर से पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरह से बाकी के स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। आपने रियल एस्टेट के अंदर आप जानते हैं कि जी आपने वो लोग जो आप जानते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइलर बनते हैं और उसके बाद रिडार से डिसअपीयर हो जाते हैं, उनके लिए पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पीनल चार्जेस, पीनल रेट्स तय किए गए, वरना वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। वो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक वो एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ना वहां पे अपनी जो लेवी की शक्ल के अंदर दे सकें। इसके अलावा वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, उसके अलावा 4 किस्म की और चीजों के ऊपर तकलीफ होगी। एंड मोर सो ये अमाउंट हमने रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे नहीं ली, जो 7 एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर मैकिन्जी की मदद के साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की मदद के साथ जो डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज हो रही है उसके अंदर एक पूरा डायरेक्टरेट वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस का कायम कर दिया गया है। जो एक जुमला मुझे कहने दीजिए यहाँ पे, ये आपने जितने मामलात बताएं एफबीआर की डिजिटाइजेशन तक, यकीन माने मैं आपको पुराने बजट की तमाम तकारीर निकाल के दिखा सकता हूँ, ये डिट्टो रिपीट है उन्हीं तकारीर की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मर्तबा आपकी नीयत जो है वो वही है। वी हैव बीन हियरिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो तलत साहब, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली अनफेयर ऑफ यू टू से, बिकॉज आप मुझे बता दें आपकी सहाफत की तारीख के अंदर कितनी दफ़ा आपने देखा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के जिसमें एक भी डॉलर हुकूमत की जेब से ना गया हो। हम इसी तरह डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ ला के दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट कंपनी आपके प्रोसेसेस को बैठ के इस वक्त मोबाइल आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है। सर कहां पे आई, आपको किसने कह दिया आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है? कोई आईएमएफ की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपना टैक्स जो हैमरेज है उसको कंट्रोल करना है, टैक्स बेस आपने इंक्लूड करना है, इंक्रीज करना है, और एफबीआर टैक्स को इकट्ठा करती है और आपके लिए कंपल्शन है कि आपने ये करना है। लेकिन एफबीआर की रिफॉर्म, आई कैन कोट यू लाइक लास्ट 10 बजट्स उसके अंदर हर तकरीर के अंदर होता है। Sir, please don't quote me 10 budgets. Please quote me one example when McKinsey was mobilized and or a consultant of McKinsey's stature was ever housed in FBR to design the end-to-end digitization of FBR. मुझे एक मिसाल दे दें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ प्लीज़। शहबाज शरीफ साहब जो इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर जो यहाँ पे रिफॉर्म और इसलिए हाथ लाने की कोशिश करें, प्लीज डू नॉट बिलिटल दैट अटेम्प्ट। इट इज ऑलरेडी अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। बिलिटल की बात नहीं है, देयर इज अ फ्रेमवर्क बजट का जो तय हुआ है आईएमएफ के साथ। यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत आज़ादाना अंदाज से इस बजट की फॉर्मुलेशन की है। आपने किस जगह पर कितना टैक्स लगाना है, किससे कितने पैसे निकालने हैं, कितनी सब्सिडी डालनी है, everything is part and parcel of the IMF negotiations. I don't know आप क्यों इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बैठ के सोचा अल्लामा इकबाल की तरह और बजट बना लिया। बिल्कुल एक सेकंड के लिए सर, एक सेकंड के लिए आप अगर बजटरी एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा मुझे वक्त दें, मैं आपके साथ बैठ के समझा दूंगा। पहली बात ये समझ लें, जो इस्लाहात जो वाइड स्प्रेड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की हो रही है, इसका आईएमएफ के कुछ ताल्लुक नहीं था, ना किसी एमईएफवी में रिक्वायरमेंट थी। ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी इनिशिएटिव था, जो करण दास जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पार्टनरशिप के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एफबीआर ने जो बताया था वो ये था कि टैक्स टू जीडीपी आपने कितनी अचीव करनी है, कौन सी आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, कितना आपने प्रोविंशियल सरप्लस लेना है, क्या चीज़ें करनी है। पर जो शहबाज शरीफ साहब ने रिफॉर्म्स का जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने तौर पे किया है। अब आ जाए कि एफबी आपके साथ आईएमएफ क्या कर रहा है। आईएमएफ आपको सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश कर रहा है कि अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाएं, क्योंकि जो आप खसारे जो रन कर रहे थे पिछले चंद सालों के अंदर, देवर अनसस्टेनेबल। तो उन खसारों को कम करने के लिए दो ही काम हो सकते हैं जो मैथ्स के मेरे ख्याल से इक्वेशन के अंदर किसी 5वीं जमात के बच्चे को भी समझ आ जाए। वो ये, या तो आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं
या और साथ साथ खसारे कम कर, अपने खर्चे कम कर सकते हैं, एंड दैट लीड्स टू द रिड्यूस्ड डेफिसिट, जिससे आप फिस्कल कंसोलिडेशन पे जाएंगे। IMF के बिल्कुल मशवरे हो सकते हैं कि आप कौन सा मेजर इंपोज करें जिससे आप रेवेन्यू अचीव करेंगे, पर उसके अलावा हुकूमत की जो टीम बैठी है उसके पास भी तो अल्लाह ताला ने अकल दी है ना, कि वो अगर चाहती है कि मैंने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के प्रोडक्टिव सेक्टर में लाना है तो मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। तो ये कंबाइंड एक पार्टनरशिप में एक्सरसाइज हो रही है। खर्चा जो प्राइवेटाइजेशन का है, क्या हमें नहीं पता कि हजारों अरब रुपए आप ब्लीड कर रहे हैं, और जो नीचे 8-9 हजार अरब का साल का खर्चा होता है उसको कम करने के लिए आपने हुकूमत को ट्रेन करना है, आपने पाक PWD को बंद करना है, आपने बाकी चीजों को बंद करना है। अगर आप सबको ये सब पता होता तो मुल्क की ये हालत ना होती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि 5वीं जमात के बच्चे को भी पता है, और अगर 5वीं जमात के बच्चे को पता है और अगर आपको पता होता तो हमारे मुल्क की ये हालत ना होती। इसीलिए तलत साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इट इज़ दैट टर्निंग पॉइंट जिसके अंदर हम बहैसियत कौम हम सबको इस चीज़ का एहसास करना होगा कि जिस तरह से शायद ये 70 साल से मुल्क चलता रहा है, इस तरह शायद आगे ना चले। पहले हमें शायद बैनुल-अक़वामी दुनिया से डॉलर दस्तयाब हो जाते थे तो हमने इस्लाहात नहीं की। जब आप होम ग्रोन इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी एक तकरीर के अंदर दर्जनों दफ़ा बात करते हैं, तो ये वही एहसास है कि हमने तरीका ज़िंदगी, तरीका अपना कारकर्दगी, तरीका हुकूमत को बदलना है। तो आप बिल्कुल IMF की तरह हमारी इस काविश को सिनिसिज्म के साथ देख सकते हैं, आपके खदशात हो सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारी रियलाइजेशन एंड ये जो हम रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मार्केट भी रिवॉर्ड कर रही है, बैनुल-अक़वामी दुनिया भी एक्नॉलेज कर रही है, इत्मीनान का इज़हार कर रही है, उसमें थोड़ा सा इत्मीनान करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर रखे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर आपको इस मुल्क के अंदर इस्लाहात के इस एजेंडे को आगे चल के इम्प्लीमेंट करके बेहतरी और एक गरीब आदमी के लिए आसानियाँ ला के दिखाने की भरपूर कोशिश करके दिखाएंगे आपको। अली साहब बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में आपके इंटरव्यू के मैं बहुत सारे हिस्से अपने प्रोग्राम में बार बार चला पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।